महाराष्ट्र के एक भ्रष्ट मंत्री जो महाराष्ट्र भर में 1 महीने से अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को छोड़कर अपने दामाद का दुख मना रहे हैं। पिछले 1 महीने में अल्पसंख्यक के मंत्रालय में मक्खी भी नहीं घूम रही है, क्योंकि वो दूसरों के खिड़कियों में दूसरों की औरतों के झांकने ताकने में व्यस्त है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सविस्तर बात करूंगा। उसके बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध पर दूसरी मुलाकात लूंगा। जितनी बात करूंगा, जिस बात में तथ्य है, जिस बात के एविडेंस है, हवा में गोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे वॉल के पीछे उनका घर है। उस वॉल के पीछे से वो रोज भंगार वाले बमबारी करते हैं। मैं उनसे इतना एक चीज कहूंगा, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। और वो गलत फहमी के शिकार है। उनके परिवार वालों को कहूंगा कि उनके कोई अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ, ताकि जिस गलत फहमी का वो शिकार है और पूरे महाराष्ट्र भर में अल्पसंख्यक समाज का भंटा ढार कर रहे। पहली शुरुआत उन्होंने जी की, जैसी मंत्री बने, मंत्री बनते बराबर उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, एक रिटायर ऑफिसर अनीश शेख, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो महाराष्ट्र की घटना में कभी नहीं हो सकता, उन्होंने कैबिनेट का परमिशन नहीं लिया। पिछले 25 सालों में कभी भी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। उस पद पर अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उसको लाकर बिठा दिया। इनलीगल सेंटर गवर्नमेंट के वक्त ने उनको पत्र भी लिखा कि ये नियुक्ति बेकायदेशीर है, ये नियुक्ति हो नहीं सकती। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इनलीगल नियुक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लेते हुए, कैबिनेट का परमिशन नहीं लेते हुए, अध्यक्ष का परमिशन नहीं लेते हुए अनीश शेख की पहली नियुक्ति कर दी, जो बेकायदेशी है। फिर उनके बाद उन्होंने एक पठान करके ऑफिसर लेके आ गया, जो ऑफिसर है डेस्क ऑफिसर, उस डेस्क ऑफिसर को उन्होंने डिप्टी सीईओ बना डाला, क्योंकि उनके पास सारे महाराष्ट्र की मुसलमानों की जितनी जमीन है, वो कैसे उन तक के उसकी मालूमात पहुंचे और कैसे वो मुसलमानों की जमीन को हड़प कर सके, इसका दूसरा उन्होंने एक आदमी तैयार कर दिया। 28 पियून को उन्होंने ऑफिसर घोषित कर दिया। अब बताओ नवाब मलिक कितने होशियार मंत्री है, जो पियून महाराष्ट्र के अंदर जाकर कलेक्टर, कमिश्नर और सभी लोगों से, बड़े अधिकारी से, आला अधिकारी से पियून ऑफिसर बन के बात करेगा। उसकी मैंने जानकारी उनसे मांगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांगी, तो तुरंत उसकी जानकारी में जब हमारे पास आई तो पता चला कि ये 28 ऑफिसर मंत्रालय में पियून का काम कर रहे हैं और पियून की पगार ले रहे। अब रही बात मुसलमानों के जितने भी हक के अंदर इतने साल तक के, देवेंद्र जी की सरकार होने दो या इसके पहले की सरकार होने दो या उसके पहले की सरकार होने दो, जितने भी सीईओ आए, आईएएस, आईपीएस और जज दर्जे के ही लोग आए, जिसकी पगार सरकार देती थी। नवाब मलिक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुसलमान को मस्जिद और मदरसों की जो पैसे जुमा के दिन 10 रुपये 5 रुपये जो जमा होते हैं, वो पगार का डिक्लेरेशन कर दिया और कहने लगे कि ये पगार मस्जिदों के अकाउंट से इन सब अधिकारी को जाएगी, सरकार का 1 रुपया नहीं जाएगा। ये अजीब बात एक नजर आई। दूसरी, सबसे पहला इनको अपॉइंट इन्होंने किया
अपॉइंट करने के बाद पहला घोटाला उन्होंने मुमरा में जुम्मा मस्जिद में कर दिया, जिस मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जगह कभी भी कोई भी किसी भी ट्रस्टी के बिगर किसी को भी भाड़े पे दे ही नहीं दे सकता। उसमें 9 करोड़ का घपला करते हुए उन्होंने, नवाब मलिक ने 30 साल की लीज पर उस मस्जिद की जगह को दे डाला। उस मीटिंग के अंदर 9 जो बोर्ड के अधिकारी होना चाहिए था वो एक भी अधिकारी नहीं था। उसमें एक बोर्ड का मेंबर वहां था जिसका नाम था खालिद बाबू कुरैशी। अब खालिद बाबू कुरैशी को जब समझा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जगह हम इनलीगल नहीं दे सकते, ये मंत्री को पावर नहीं है, ये बोर्ड को पावर नहीं है, इसकी पूरी सब जांच होने के बाद ये कैबिनेट का निर्णय लेना पड़ेगा और ठहराव लाना पड़ेगा। जब जैसा उसको समझा, उसने सेकेंड डे तुरंत नवाब मलिक को और मंत्रालय को और मंत्रालय की सेक्रेटरी को तुरंत एक मेल करा, सीईओ को एक मेल करा कि आप लोगों ने मुझसे गलत तरीके से ये साइन करवाई है, मैं इसके अंदर आपका साथ नहीं दूंगा और ये तुरंत इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट मंत्री ने मुसलमानों की जमीन पे हाथ मारकर उसको ऑर्डर को पारित करके उस जमीन को लीज पर देने का काम कर दिया। तो ये सारे नकली नवाब। अब दूसरी बात उन्होंने कर दी कि कल्याण के अंदर मजलिस मुशर्रीन उसके एक सर्वे सरवा है करते, उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 32 से ज्यादा कमेटी एक साथ उनके नाम कर दी और उसका जिम्मेदार उसको बना दिया। तो यह अधिकार नवाब मलिक जी आपको किसने दिया? फिर आया पूना का मामला। अब जब पूना के मामले के अंदर एक इसी तरीके का पूना जैसा 9 करोड़ का घपला देवेंद्र जी की सरकार के वक्त ऐसा ही मामला आया था, तो उस वक्त के ऊपर सीईओ पे, डिप्टी सीईओ पर और उस वक्त के वक्फ बोर्ड के वकील पर पटेल, उसके ऊपर एफआईआर हुई थी। वो आज भी फिर रहे। वही तरीके का मामला पूना में जब आया, जैसे ही पता चला कि 1-2 करोड़ रुपए ट्रस्ट से अकाउंट मलिक साहब के बड़े चाहने वाले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, ये पठान साहब ने तुरंत आके मलिक साहब को कहा, मंत्री महोदय पूना के लोगों को पता चल गया है, ये कैसा अब 9 करोड़ ट्रांसफर करेंगे, इसमें से 2 करोड़ रुपए अब किस तरीके से हम लेंगे। तो जैसे ही पता चला उन्होंने कहा कि तुरंत उस पैसे को वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वही पैसा वापस में अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर यही नवाब मलिक पूना के सीपी को फोन करते हैं और सीपी को फोन करके कहते हैं कि तुरंत उन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दो। लेकिन ये नहीं कहते कि जिसकी साइन हुई थी पठान की, सीईओ की, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। हमारी ईडी से यही मांग है कि उसकी सकोल चौकसी करो, उसके सीडीआर निकालो, किस किस लोग कहाँ मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, किसके बोलने पे वो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर 2 करोड़ रुपए थे वो कौन था, किसका आदमी था, किसके जरिए बोल रहा था और क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था उनकी भाषा के अंदर। ये मैं सरकार से और ईडी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द फारूक, जब आप पठान के पास जब जाएंगे, सीईओ के पास जाएंगे, तो उसके धागे दोरे, ये 2 मोहरे, ये 2 जिन मंत्रालय में नवाब मलिक ने अपने प्यार से, अपने स्वार्थ के लिए और अपने मुसलमानों की जमीनों को बेचने के लिए जो 2 भ्रष्ट अधिकारी को लाके किसी का परमिशन नहीं लिया और बिठाया, उसके ऊपर 100% नवाब मलिक की जिम्मेदारी है। नवाब मलिक की तरफ से पूरी लाइन जाती है। पुणे वाला मामला ये ऐसा इस तरीके का था कि एक ट्रस्ट के अंदर जब पैसे आए 9 करोड़ रुपए जब जो संस्था के अंदर आए
और संस्था के अंदर जब पैसे आते हैं, जैसे कि कभी कोई रास्ते में जगह चली गई, कोई गवर्नमेंट खाते में जगह चली गई, कलेक्टर विकास के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो जगह कोई भी किधर भी वक्फ बोर्ड की जगह जाती है, तो वो पैसा तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में आता है और ट्रस्ट के अकाउंट में सारी जाती है। पर जो ट्रस्ट है उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे पहला जब तक के वक्फ बोर्ड के सीईओ, डिप्टी सीईओ और मंत्री जब तक के उसका परवानगी नहीं देते तब तक के वो पैसा वहां नहीं जा सकता, उनके अकाउंट में नहीं जा सकता। ये वो पूरा मामला था जिस मामले के अंदर उनका एक बंदा उस मामले के अंदर इन्वॉल्व था, जिन्होंने कहा कि नवाब मलिक साहब इस मामले के अंदर हमारे अकाउंट में आप ये पैसे ट्रांसफर करो, जिसके अवेज में हम 2 करोड़ रुपए नवाब मलिक को देंगे। ये बात हुई थी, तो उसी तरीके से पूरा प्लानिंग बराबर हुआ। पर 2 करोड़ रुपए आने के बाद जब पूना के कुछ जो लोग थे वक्फ बोर्ड पे, जिनका ध्यान था, जो जागरूक लोग थे, मुंबई के कुछ जागरूक लोग थे, जिन लोगों ने जो इस बात को जैसे ही आवाज उठी, बवाल जैसा हुआ, तो तुरंत डिप्टी सीईओ और सीईओ नवाब मलिक से जाके मिलते हैं और उनको कहते हैं कि मामला बाहर चला गया, ये मामला मीडिया में चला गया, ये मामला लोगों तक चला गया। तुरंत नवाब मलिक होशियार मलिक है और ये होशियार मलिक ने तुरंत कहा कि वो पैसे तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर जैसे ही पैसे होते उसके बाद यही मंत्री पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री होशियारी से फोन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये किया है उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करो। लेकिन ये नहीं बोलते जिनकी साइन के ऊपर ये पैसा निकला है, जिनकी साइन के ऊपर ये पैसा अकाउंट से ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में हुआ है, वो भी उतने बड़े जिम्मेदार, उनके कसूरवार है। और उनसे बड़े सीईओ और डिप्टी सीईओ से बड़े कसूरवार महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री है, नवाब मलिक है, जिनके हाथ में ये खाता है, उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये सारी बातें, ये चीजें, फिर उससे बड़ा एक ऐसा उन्होंने कांड कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो मुसलमानों की है उसके ऊपर उन्होंने ना हरकत प्रमाण पत्र दे दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इस तरीके का काम उन्होंने किया। फिर उसके ऊपर वो पलट गए कि नहीं नहीं ये जमीन हमारी है। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक का ध्यान अल्पसंख्यक समाज के ऊपर नहीं है, सिर्फ उनका पूरा ध्यान अल्पसंख्यक समाजों की मस्जिद की जगह, उनकी जगह को लीगल, जो जगह को इनलीगल कराना, इनका एक धंधा ऐसा शुरू है। तीनों का, नवाब मलिक, सीईओ और डिप्टी सीईओ पठान, इन तीनों का एक मिली भगत जो चल रही है मंत्रालय के अंदर, के सारे बिल्डरों को ये फोन करते हैं और कहते हैं कि आप हमको करोड़ों की जमीन, जिस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है, उस जमीन को हम 25 करोड़ में आपको दे देंगे और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। इस तरीके का हम डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ना हरकत प्रमाण पत्र दे देंगे। तो बिल्डर उनके पास चला जाता है, ताबड़तोड़ इनके एक एजेंट बने हुए, वो एजेंट जाकर बिल्कुल सामने खड़े रहकर कहते, और अगर जो ट्रस्टी जब जाते हैं, वो जो ट्रस्टी अगर जाते हैं तो उन ट्रस्टी को कहते हैं कि नहीं नहीं उस कमिटी की प्रॉब्लम है। दूसरी कमिटी जब जाती है तो बोलते इस कमिटी की प्रॉब्लम है, और दोनों कमिटी को जब प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर ये पठान जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, उस पठान की सामने जाके बैठ के बात करते हैं कि मैं सीईओ से बात करता हूं। सीईओ कहते हैं कि मैं नवाब मलिक मंत्री जी से बात करता हूं, और जो मोटा पैसा देगा उसके लिए, उसके फेवर के अंदर वो ऑर्डर नवाब मलिक देने का काम करते हैं। ये सब बात तो हुई अल्पसंख्यक समाज के भ्रष्टाचार की। मैं आपको कहानी इस तरीके से बताऊंगा कि जिस तरीके से ये पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर नवाब मलिक अल्पसंख्यक समाज की ज़मीनों को लीज पर देने का काम कर रहे, गोडाउन बनाने का काम कर रहे, अपने भंगार वाले रिश्तेदारों को देने का काम कर रहे, अपने रिश्ते से जुड़े हुए लोगों को देने का काम कर रहे। ये लिस्ट, मेरा सवाल है कि ये दोनों जो अधिकारी इनलीगल क्लार्क को डिप्टी सीईओ आपने किससे पूछ के बनाया? हमें उसका जवाब चाहिए। एक रिटायर ऑफिसर को, अनीश शेख को,
जो घटना में जीआर में कहीं पे भी बैठता नहीं है, किस तरीके से आपने उसको अपने स्वार्थ के लिए किसी से बिगड़ पूछे आपने उसको सीईओ कैसा बनाया, इसका जवाब हमसे चाहिए। आपने कहा कि 30,000 वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हमारे पास किए गए। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे कहूँगा 30,000 लोगों में से 25,000 लोगों की तकरार अल्पसंख्यक आयोग में मेरे पास आई। 25,000 लोगों ने कंप्लेंट दिया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे ज़मीनों को बेचा जा रहा है, हमारी ज़मीनों को इनलीगल बोलकर बिल्डरों को दिया जा रहा है। ये कुछ जगह पे हमारे बुजुर्गों की, मस्जिदों की, मदरसों की, दरगाहों की जो ज़मीन है, ईदगाह की ज़मीन है, उसके ऊपर गाले बना के बेचे जा रहे हैं। इस तरीके की बात लोगों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीरों ने जाकर अनीस शेख को मंत्रालय के अंदर नवाब मलिक को कही। तो नवाब मलिक का जवाब आता है कि जो बात करना है औरंगाबाद जाके करो। आप औरंगाबाद जब जाते हैं तो ये दुर्दशा है कि हमारे मस्जिद और मदरसों के पैसे से डिप्टी सीईओ और सीईओ 5 स्टार होटल के अंदर अपना घर बनाते हैं। अब उनके अपने मस्जिद मदरसों के पैसे के ऊपर 5 स्टार होटल में बिरयानी तोड़ते हैं और हमारे मस्जिद के मदरसों के लोग जाकर उधर नीचे ज़मीन पे बैठते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। आपने कहा मैं ऑनलाइन करूँगा। ऑनलाइन की बात आपने तो की। आप 30,000 लोगों के अंदर से 25,000 लोगों की ज़मीनें बेचने की तैयारी में निकले हैं, क्योंकि नीचे से लेकर क्लार्क से लेकर पियून तक के आपने भ्रष्ट तरीके से पूरा सारा कारोबार किया। ये सारी लिस्ट, सारी चिट्ठी मैंने सीबीआई के जितने भी लोग हैं, डीआरआई के जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जितने भी आपके आला अधिकारी है, ईडी के जितने भी जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर हमने राज्यपाल जी को जाके दिया है। आप इतनी फिक्र मत करो कि ईडी वाले आपके पास मांगने आएंगे। या हाजी अराफत शेख हर एक चीज़, और जिसके एविडेंस, आप हवा के अंदर गोली चला रहे हो, आप रोज़ बम फोड़ने की बात कर रहे हो। ये हाजी अराफत शेख बम और बारूद को तो जानता नहीं है। संघर्ष करते हुए मेरा जीवन गया, पत्थरों में मेरा जीवन गया। आप नोटिस पे नोटिस भेज रहे। या हाजी अराफत शेख आपको नोटिस नहीं भेजेगा। ज़रूर पड़े, संघर्ष करना पड़े तो अगर मेरे समाज का अगर कोई आपने बुरा किया, मेरे समाज की ज़मीनों को बेचने के ऊपर अगर आप बाज नहीं आए, रोकने पे बाज नहीं आए, अगर मेरे मस्जिद मदरसों और मुसलमानों के अगर ज़मीनों के ऊपर आपने हाथ मारने की कोशिश है, तो हाजी अराफत शेख पत्थर लेने का काम जरूर करेगा। ये आपके सामने बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं। ये तो बात हुई अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर। आप जिस तरीके से सब पे आरोप कर रहे हो, दिन रात आरोप कर रहे हो, सारी लिस्ट है मीडिया के लोगों की, आपने दिवाली खराब की होंगी। लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है कि न्यू ईयर आप जेल में मनाओगे। ये तो ज़रूर हम भी देखेंगे, महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि न्यू ईयर आप कहाँ मनाते। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो उसमें आप कामयाब हो, और अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ जितनी बातें एविडेंस के साथ में हम सरकारी यंत्रणा को देंगे उसमें अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे। अगर मैं सच होगा तो ज़रूर आप सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आपके दामाद का गुस्सा, जिस तरीके से 1 महीना आपने पूरे महाराष्ट्र को गुमराह करने का काम किया, कौन सी चुभन थी, वो सारी बातों के ऊपर इसके बाद आपके अंडरवर्ल्ड से कैसे संबंध है, और एक बड़े पत्रकार का इस महाराष्ट्र में हत्या होती है और उसके अंदर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या क्या किया है, उसका पर्दाफाश हाजी अराफत शेख करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, एक महाराष्ट्र में भंगार वाला आता है, समाजवादी का आमदार बनने के पहले डब्बा बाटली भंगार वाला करते, आप खुद कहते कि मैं घूमता था, गली गली घूमता था, भंगार का धंधा करता था, उसने करोड़ों की संपत्ति कैसी बनाई, उसके ऊपर भी ज़रूर बोलूँगा। बहुत सारी ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अराफत शेख पूरे महाराष्ट्र भर में जितने भी अल्पसंख्यक समाजों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जितनी मस्जिद की ज़मीनें बेची गई है, जितने मदरसों को बेचा गया है, कितनी ज़मीनों को लीज पे दिया गया है, सारी चीज़ जितनी सरकारी यंत्रणा है, सरकारी एजेंसी है, उसको यह हाजी अराफत शेख बिल्कुल मदद करेगा। या आप चिंता मत करो, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कल कहा कि छापेमारी नहीं हुई है, बौखलाहट आपकी समझ में आ रही थी,
5 दिन आप चेहरे पे बहुत खुशी थी, कल थोड़ा आपका चेहरा छोटा था। आप टेंशन मत लो, हम दोनों पड़ोसी है, मेरा हक बनता है। कुछ ना कुछ आपने जो अच्छा काम किया है तो उधर सरकार तक के वो सारे अच्छे काम जो महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का आपने जो जो काम किया है, कितना महाराष्ट्र के फर्जीवाड़ा आपने क्या क्या किया है, आपका जीवन कसाईवाड़े में शुरू हुआ, वो सारी बातें बिल्कुल कसाईवाड़े से लेके फर्जीवाड़ा तक के हाजी अराफात शेख ज़रूर कहेगा। खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और इस कुर्ला के अंदर चरस मलिक किसको कहा जाता है उसका भी जरूर मैं खुलासा करूंगा। वो चरस मलिक कौन है, यही आपके सामने आज मैं बात रखना चाहूंगा। आपने जो दो मुद्दे बताए थे, सबसे पहला वाला मुद्दा था मुंब्रा का, जिसमें आपने कहा कि मुझे भी गुरु ने रिवर्ट कर दिया, कृष्णा रिवर्ट कर दिया। फिर आपने दूसरा मुद्दा बताया पुणे का, पुणे में भी आपने कहा कि वो पैसे वापस देंगे। भ्रष्टाचार कहाँ पर हुआ, थोड़ा पता पाएंगे, दोनों चीजें रिवर्ट की गई थी, कोई कार्रवाई हुई थी या फिर उन्होंने अपने आप से कर दिया? बिल्कुल, उसमें जिस तरीके से सीओ और डिप्टी सीओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए था, वो डिप्टी सीओ जिसने ऑर्डर किया दोनों जगह पे, मुमरा के अंदर ऑर्डर उन्होंने सामने से बोर्ड के मेंबर ने कहा कि ये इनलीगल है, इसके अंदर मैं नहीं करूंगा, इन्होंने नहीं किया, फिर भी उन्होंने उस जगह को लीज पर दे दी। इन्होंने नहीं, 221 गुंटा मुमरा के अंदर इन्होंने अपनी मर्जी से वो लीज के ऊपर दे दी। एक वक्फ बोर्ड का मेंबर जिसका नाम था खालिद बाबू कुरैशी, जब उसको समझा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसके अंदर मैं फंस जाऊंगा, इस मामले के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा रकम नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दो अधिकारी सीओ और डिप्टी सीओ उन्होंने कहा कि अगर आपने इसके अंदर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपको, आपकी 6 महीना बाकी है, इस पद से हम आपको निकाल देंगे। इस तरीके की बात करके उससे साइन कराते, वो घर जाते और जब घर जाने के बाद जब वो सारा मामला जब पढ़ते तो उनको समझ में आता कि ये मामले के अंदर कुछ भ्रष्टाचार है, बड़े पैसे का लेन देन, 9 करोड़ रुपए का लेन देन है। जब जैसे ही समझ में आता तो उन्होंने रात के 12:30 बजे मंत्रालय के अधिकारी को, मंत्रालय के सेक्रेटरी को और नवाब मलिक को वो तुरंत मेल करते कि मैंने जो साइन किया आपने मुझसे साइन गलत तरीके से करा के लिया है और इस मामले के अंदर मेरा कोई रोल नहीं है और मैं इसमें से बैक लेता हूँ। ये होने के बावजूद भी नवाब मलिक ने कोई बात नहीं सुनी और सीओ और डिप्टी सीओ को बोला कि जो होगा मैं देख लूँगा, आप वो जगह दे दो। जबकि कैबिनेट मंत्री को कभी भी कोई अधिकार नहीं है, जितने पावर से बोर्ड के मेंबरों को होते हैं। बोर्ड का मेंबर जो भी निर्णय लेता है, बोर्ड का मेंबर का निर्णय होता है, वहाँ चेयरमैन होता है, चेयरमैन का ठहराव होता है, चेयरमैन का ठहराव होने के बाद फिर मंत्रालय में जाता है, फिर मंत्रालय में जाने के बाद मंत्रालय की अल्पसंख्यक की जो सेक्रेटरी है मुखर्जी मैडम, उनकी साइन होती है, उनकी साइन होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की साइन होती है, फिर उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। ये वक्फ बोर्ड का कानून है, लेकिन फिर भी वैसा कोई चीज़ नहीं हुई और मुमरा की ज़मीन उन्होंने अपनी मर्जी से देने का काम नवाब मलिक ने किया। बिल्कुल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, सारे एविडेंस के साथ ही आपको दूंगा। जितनी बात किया हूँ कोई भंगार वाली नहीं, कि मेरा भंगार का धंधा नहीं है, मैं भंगार बात करता नहीं है और मुझे वैसी बात करने का, भंगार बातें, फालतू बातें, जिस बात में तथ्य नहीं है, हुलाहुल बातें, क्योंकि आजकल नवाब मलिक रामलीला का प्रोग्राम जब हम बचपन में देखते थे, इधर उधर तीर मारने का, वैसी वो प्रोग्राम देखा करते हैं। तो उनको मैंने कहा कि रामलीला मत देखो, जैन रॉबर्ट देखो। तो जैन रॉबर्ट देखेंगे तो कभी कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट की आने वाली जो यंत्रणा तुम्हारे पे जो पकड़ने वाली है, जो भ्रष्टाचार आपने किया है, उसके ऊपर आपको यहाँ से घसीटते हुए लेके जाने वाले हैं। तो उसके ऊपर कम से कम उनका ख्याल होना चाहिए कि जो करेंगे वो भरेंगे। आप प्यार से बात करेंगे तो ज़रूर हम प्यार से बात करेंगे, आप गुस्से से बात करेंगे, हम ज़रूर गुस्से से बात करेंगे, आप मीडिया में बात करेंगे या हाजी अराफात शेख मीडिया में बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, भ्रष्टाचार को उजागर करने का ये भी हाजी अराफात शेख पूरी तरीके से, ये महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हाजी अराफात शेख जरूर करेगा। एक सवाल ये है कि आप लगातार बिल्कुल, उन्होंने मेरे भाई के ऊपर एक आरोप किया था कि मेरे भाई नकली नोट के अंदर पकड़े गए थे। मेरा सवाल नवाब मलिक जी से है, उस वक्त में उन्होंने उस मामले को देवेंद्र जी से जोड़ा कि देवेंद्र जी ने उस मामले के अंदर उनको मदद की।
नवाब मलिक जी का थोड़ा सा अभ्यास कच्चा है। उस वक्त मैं शिवसेना का डिप्टी लीडर था। मैं शिवसेना के अंदर वाहतूक संगठन में उद्धव जी के साथ काम कर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ था। मेरा भाई कांग्रेस का एक बड़ी पद के ऊपर काम कर रहा था, वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उसको मैकडॉनल्ड में मुझे पता चला कि मैकडॉनल्ड के अंदर किसी अधिकारी ने उसको पकड़ा और लेके गया, वो सारी चीज़ें हुई। उस वक्त कांग्रेस के बड़े पद पे काम कर रहा था। उसके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जगदीश टैटलर जी आए थे। नवाब मलिक ने कहा कि एक छोटी मोटी छुट भैया पद पे था, अगर कांग्रेस के छुट भैया नेताओं के कार्यक्रम में जगदीश टैटलर जी आते तो कांग्रेस पार्टी कितनी छोटी और कितनी बड़ी है, उसका जवाब कांग्रेस के लोग ने देना चाहिए। उस वक्त जो हुआ, मेरा एक ही बोलना है, अगर मेरा भाई गलत है तो उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसने अपनी सज़ा पाई, कितने साल जेल में रहा। उसके बाद उसको वापस आने के बाद कैफे पोसा में डाला गया, कैफे पोसा की भी उसने सज़ा काटा। वो कसूरवार था बेकसूर था, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट देखेगा। मैं उसके साथ नहीं, मेरे पिताजी जब तक हयात थे उसके पहले वो अपने उसके दूसरे घर में कारोबार कर रहा था और दूसरे घर में रह रहा था। मेरे साथ कभी भी पिछले कई सालों से मेरे भाई का संबंध नहीं रहा, फोन पे भी बात नहीं रही, मिलजुल के भी बात नहीं। लेकिन एक ऐसा मामला मैं आपके सामने बताऊंगा कि मेरा भाई बर्थडे में उसके ये जाते, मेरा भाई है, शादी में 3 घंटे उसके नवाब मलिक बैठते, मेरा भाई है, नवाब मलिक उसके बच्चे का केक काटते। मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन नवाब मलिक जाते तो नवाब मलिक का और मेरे भाई का कितना गहरा संबंध है उसके बारे में मुझे लगता है नवाब मलिक ही अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि ये मामला क्या है और क्या है। उसका जवाब नवाब मलिक जी से जरा पूछिए। नहीं, बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना तक के उन्होंने सारी बातें की। अभी ये सारी सवालों का जवाब दो, उनको कहो कि वक्फ बोर्ड के मुसलमानों के बड़े अहम मुद्दे हैं, ये मुद्दे के ऊपर आज मुसलमानों की जगह बेची जा रही है, मुसलमानों की जगह को लूटा जा रहा है, मुसलमानों के छोटे छोटे ज़कात फितरे के छोटे जो चंदा जमा होता मस्जिदों का, उस पैसे की बात है, वो पैसे को लूटने का जो काम करे, ये बहुत आज की तारीख में अल्पसंख्यक समाज के लिए ये मेरे दृष्टि से बहुत अहम मुद्दा है। तो बिल्कुल ये बात करूँगा। 1 महीना आपने उनके वहाँ पे चाय पी है, मेरे वहाँ पे भी शुरकुरमा पियो। मुझे लगता है दिवाली की चकली उन्होंने नहीं खिलाई होंगी, लेकिन मैं सेवई जरूर आपको खिलाऊंगा। तो मेरा भी घर, मैं भी आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको भी थोड़े थोड़े तरीके से मैं भी दूंगा ताकि 2 दिन वो भी सोए। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि नवाब मलिक साहब, अब मीडिया से भागना नहीं, आप सब सवालों का जवाब देना। जितने दिन 15 दिन या हाजी अराफात शेख आपके साथ बोलेगा, 15 दिन आप भी जवाब देना। इतने 1 महीना उनकी बैटिंग खत्म हुई, अब ये हाजी अराफात शेख 1 महीने के बाद बोलेगा, वो सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सुबह उठते तो उनको मीडिया की आदत है, रात में सोते सोते घर के कैमरे को घुमा के सोते सोते मीडिया की आदत है। लेकिन ज़रूर कहूँगा कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बाद नवाब मलिक कैमरे के सामने आने से कतराएंगे, डरेंगे। उन सारे चीज़ों का उनको जवाब देना पड़ेगा। ये कनेक्शन इस तरीके कनेक्शन है, ये कनेक्शन की तार शाहरुख खान तक के जा रही है, वो किस तरीके से चल रहा है। और 1 महीना उन्होंने शाहरुख खान के प्रवक्ता बनके जो काम किया, ये राष्ट्रवादी के प्रवक्ता बनके उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने शाहरुख खान का प्रवक्ता बनके काम किया है। तो शाहरुख खान का क्या उनको इंटरेस्ट था, उनके दामाद का गुस्सा था या शाहरुख खान ने उनको प्रवक्ता बना के कुछ फंडिंग दी थी या किसका अंडरवर्ल्ड से उनको फोन आया था, ये सारी चीज़ 1 महीना काम करने के लिए उसका मैं जरूर सोमवार के दिन खुलासा करूंगा। आज के दिन जुम्मा के दिन इतना ही कहता हूं, नवाब मलिक के लिए इतना आज काफ़ी है। ये जो फाइल दिख रही है, जो थप्पी दिख रही है, ये सारी जो थप्पी है, ये नवाब मलिक जी आप टेंशन मत लेना, ये सब मैं ईडी कार्यालय के अंदर दूंगा। आप आराम से सोते रहो, इंशाअल्लाह ताला 30,000 लोग नहीं 25,000 लोगों की आपकी कंप्लेंट है। 25,000 लोगों का 2 साल में कितनी ज़मीन का घोटाला हुआ, आपको सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। और मुसलमानों की मस्जिद, मदरसा, दरगाहों की ज़रूर आपको बदवा लगेगी। और उम्मीद करता हूँ
आप जल्द से जल्द, आपके जैसे होम मिनिस्टर है, आपके बहुत निकट दोस्त है, निकट एकदम प्यारे भाई है, उनके बाजू में आपका कमरा तैयार किया जा रहा है। ज़रूर आप उस कमरे में जाके आराम करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि ज़रूर और ज़रूर कितने जल्दी आप उस जगह जाते हैं। ये महाराष्ट्र का मुसलमान अल्पसंख्यक समाज देखना चाहेगा। आजी भाई, आपने कहा कि एक पत्रकार, जो बड़े पत्रकार थे, उनके हत्या में भी कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड लिंक था और उसके साथ नवाब मलिक का कनेक्शन भी आपने जोड़ा। किस तरीके से और क्या था? बिल्कुल, आप चिंता मत करो, आज इतना ही करेंगे। कल दूसरी बार जब आप मिलेंगे तो ज़रूर ज्येष्ठ पत्रकार, बड़े पत्रकार जिनका नाम मुंबई शहर के अंदर था, और ऐसे पत्रकार की हत्या होती है, और ऐसे पत्रकार की हत्या के अंदर हत्यारों के साथ किस तरीके से उनको मदद किया जाता है, और उन हत्यारे को जो हिंदुस्तान से वांटेड है, जिसकी सीबीआई तलाश कर रही है, उसके साथ किस तरीके से काम कर रहे, उनका क्या संबंध है, उनके भाई कप्तान मलिक का क्या संबंध है, शाहरुख खान का क्या संबंध है, उसका ज़रूर इंशाल्लाह ताला हाजी अराफात शेख खुलासा करेगा। खुलासा नहीं, पुरावे देगा। वो फोटो देते मैं वीडियो दूंगा। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास.